हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौसेना को मिलेगी नई ताकत। प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस दौरे पर होगी 90,000 करोड़ की डील। 26 राफेल और आएंगे अपने भारत। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे, जहां नई रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान की सेना में सबसे ताकतवर कौन और किसके पास कितने हथियार। दोस्तों रिपोर्ट में है चौंकाने वाले खुलासे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या चीन के खिलाफ बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है अमेरिका। शेख हसीना के बयान से मच गया बवाल। जी हां, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारी बारिश से उत्तर भारत बेहाल, हिमाचल में सबसे अधिक तबाही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाला मोर्चा, हालात का लिया जायजा। बताएंगे दोस्तों बच्चों के स्कूल की छुट्टी से लेकर के कहां पर अब कितनी और होगी बारिश, सारी जानकारियां बताने वाले हैं। हर तरह की खबर बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां नौसेना को मिलेगी नई ताकत। प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस दौरे पर होगी 90,000 करोड़ की डील। 26 और राफेल आएंगे अपने भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 से 16 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। यह उम्मीद है कि इस दौरान भारत सरकार फ्रांस के साथ 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील कर रही है। डील करीब 96,000 करोड़ रुपए की होगी। राफेल एम यानी राफेल मरीन फाइटर जेट, 26 राफेल एम फाइटर जेट में से 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 डबल सीटर ट्रेनिंग फाइटर होंगे। इनकी डील 90,000 करोड़ की होगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत लाई जाएंगी। राफेल एम फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है, जिसे तत्काल पूरा करने में यह डील फायदेमंद होगी। राफेल एम फाइटर जेट्स को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा, जहां पहले से MiG-29 फाइटर जेट्स तैनात हैं। फ्रांस में इस डील की घोषणा से पहले इसे भारत का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अगले कुछ दिन में हरी झंडी दे देगा। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बताते हैं, जहां पर सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत इस सौदे की कीमत में रियायतों की मांग कर सकता है। साथ ही साथ इस डील में अधिकतर मेक इन इंडिया सामग्री रखने पर जोर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि राफेल एम सौदे के लिए भारत और फ्रांस के बीच बातचीत के लिए संयुक्त टीम का गठन हो सकता है, जैसा कि 36 लड़ाकू विमानों के पिछले राफेल हुए सौदे के दौरान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं, तो हर चीज मुमकिन है, क्योंकि दोस्तों भारत कोई भी चीज एक बार में नहीं खरीदता है, बल्कि उसकी जांच परख करके उसके रेट को उसकी वैल्यूज से तौल करके ही खरीदता है दोस्तों। ऐसे में इस पर बार्गेनिंग करना तो बनता ही है दोस्तों। बहरहाल अगर आप भी राफेल के आने से वाकई में खुश हैं इस सौदे से, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलेगा। अगली खबर की बात करें, जहां अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव नई रिपोर्ट में नया खुलासा वाली खबर बताते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान की सेना में सबसे ताकतवर कौन, किसके पास कितने हथियार। बड़ी खबर, दुनिया की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली विश्लेषणात्मक वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें वर्तमान में मौजूद मारक क्षमता को मापने वाले 60 कारकों के आधार पर 145 देशों की रेटिंग दी गई है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद रशिया दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथी नंबर पर अपना भारत उपस्थित है। जी हाँ, भारत लगातार चौथे स्थान पर मजबूती से बना हुआ है और तीसरे नंबर पर पहुंचने के लिए लड़ाई जारी है। 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। दक्षिण कोरिया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है, तो वहीं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, 8वें पर जापान, 9वें पर फ्रांस और 10वें पर इटली है। जी हाँ, ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ये मिलिट्री यूनिट आर्थिक स्थिति, क्षमताएं और भूगोल को देखकर किसी देश का पावर इंडेक्स निर्धारित करता है। किसी देश की कुल मारक क्षमता को पावर इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें सिर्फ सैन्य मारक क्षमता ही शामिल नहीं होती है दोस्तों। टॉप रैंकिंग वाले देशों की बात करें तो अमेरिका के पावर इंडेक्स वैल्यू 0.0712 है, रशिया की 0.0714 है, तो वहीं चाइना की 0.0722 है, और भारत की बात करें तो 0.1025 है, और पाकिस्तान
पाकिस्तान की 0.1694 है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट के हिसाब से ज्यादातर मामलों में भारत पाकिस्तान से बेहद आगे है। भारत के एक्टिव सैनिकों की संख्या 14,50,000 है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत से ऊपर 20 लाख सैनिकों के साथ चाइना है। अमेरिका के 13,90,000 सैनिक ही हैं। भारत की तुलना में पाकिस्तान के सैनिक आधे से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, बाकी किस देश के पास कितने हथियार हैं आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, यानी कि भारत के आस पास भी पाकिस्तान भटक नहीं पा रहा है किसी भी मामले में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आपकी जो भी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की हमारी प्रिय जनता, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आज शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई पाकिस्तान की रियलिटी को समझ सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां क्या चाइना के खिलाफ बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है अमेरिका। शेख हसीना के बयान से मच गया बवाल। बता दें 21 जून को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने आधिकारिक निवास पर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद देश में राजनीतिक उठापटक बढ़ गई है। शेख हसीना ने सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बयान दिया। उनसे सवाल पूछा गया था कि साल 2001 में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सत्ता में कैसे आई थी। इस सवाल के जवाब में शेख हसीना ने आरोप लगाया कि बीएनपी सेंट मार्टिन को बेचकर फिर से सत्ता में वापसी की गारंटी है। उनके इस आरोप के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इस द्वीप पर चुपचाप अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। गण भवन में अपने आधिकारिक निवास पर मीडिया से बात करते हुए शेख हसीना के तेवर काफी आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि वो भारत को गैस बेचने का वादा करके सत्ता में आए थे। अब क्या वो देश को अमेरिका को बेचना चाहते हैं या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचने का वादा करके सत्ता में आना चाहते हैं। शेख हसीना ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने दो देशों की ओर उंगली उठाई है। उनका इशारा ऊर्जा की कमी से जूझ रहे पश्चिम बंगाल को गैस की सप्लाई और अमेरिकी सेनाओं को कोरल द्वीप पर मौजूदगी से जुड़ा था। शेख हसीना अक्सर आरोप लगाती हैं कि बीएनपी ने बंगाल की खाड़ी के एक विशाल हिस्से पर नजर रखने के लिए अमेरिका को उसके मिलिट्री बेस के मकसद से सेंट मार्टिन द्वीप पर बातचीत की, और ये द्वीप दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित है। शेख हसीना के बयान को बीएपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम ने अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत सेंट मार्टिन द्वीप पर बीएनपी के रुख के बारे में गलत जानकारी प्रदान किया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में है टीटीपी आतंकवादी। जी हां, शहबाज सरकार की जिम्मेदारी तालिबान की खरी खरी पाकिस्तानी शहबाज को बता दें। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तहरीके तालिबान आतंकियों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने साफ तौर पर पाकिस्तान सरकार से कह दिया है कि टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। सुहेल शाहीन ने कहा कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाके में मौजूद हैं और इसीलिए ये आतंकी इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है, ना कि हमारी। टीटीपी आतंकी पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन गए हैं और अक्सर सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और शहबाज सरकार कई बार तालिबान को टीटीपी को लेकर गीदड़ भभकी दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सुहेल शाहीन ने अरब न्यूज से बात करते हुए कहा कि टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने इसका वादा किया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं करने दिया जाएगा। वे पाकिस्तान के कबायली इलाके में है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद का एक और विषय सीमा रेखा डूरंड लाइन है। ये सीमा रेखा 2640 किलोमीटर की और इसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां नाटो मीटिंग से पहले लंदन पहुंचे जो बाइडेन ऋषि सुनक से की मुलाकात। इस मुद्दे पर अलग अलग हुए अमेरिका और ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिटेन में सुनक बाइडेन के बीच बड़ी बातचीत। एजेंडे में हिंद प्रशांत का मुद्दा भी शामिल। आपको बता दें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को लंदन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक की और हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं की यह बैठक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और कार्यालय है। अमेरिकी नेता लिथुआनिया में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिटेन पहुंचे। शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन के लिए पश्चिम का समर्थन जैसे मुद्दे वार्ता के केंद्र में होंगे। बाइडेन ने सुनक के साथ चर्चा से पहले ब्रिटेन अमेरिका संबंधों को चट्टान की तरह मजबूत बताया। बाद में महाराजा चार्ल्स तृतीय ने विंडसर पैलेस में बाइडेन का स्वागत किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने चर्चा के बारे में एक बयान में कहा कि इस सप्ताह होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन को देखते हुए प्रधानमंत्री सुनक और राष्ट्रपति बाइडेन हमारे गठबंधन को मजबूत करने और यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें,
जहां पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को पहुंचाया है नुकसान। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद कश्मीरी लड़की ने दिया पाकिस्तानी यूट्यूबर को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर हमेशा से एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा से कश्मीर को लेकर अपना रुख साफ रखा है और इस मामले पर पाकिस्तान को नसीहत दी है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने कश्मीरी लड़की से इंटरव्यू करते हुए कश्मीर से जुड़ी बातचीत की। कश्मीरी लड़की ने इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को जब भी नुकसान पहुंचाया गया है उसके पीछे हमेशा से पाकिस्तान का हाथ रहा है। कश्मीर को हमेशा से वॉर की वजह से नुकसान हुआ है। पाकिस्तान से आने वाले उग्रवादी कश्मीर में रहने वाले लोगों को भड़काते थे और पत्थरबाजी करने के लिए उकसाते थे। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कश्मीरी लड़की से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट विकास के हवाले से सवाल पूछा। इस पर कश्मीरी लड़की ने कहा कि लद्दाख की रोड बेहद स्मूथ है, यहाँ शॉपिंग मॉल शहरों में है। भारत की बीजेपी सरकार ने जितना भी काम किया है वैसा काम किसी दूसरे सरकार ने अब तक नहीं किया है। सबसे अच्छी डेवलपमेंट आर्टिकल 370 हटने के बाद हुई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खुद कश्मीरियों ने ये बात मानी है दोस्तों और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के बाद से कश्मीर में बहुत सारे विकास के कार्य हुए और सबसे बड़ा कार्य 370 और 35A को निरस्त करना था, तो कमेंट में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? पाकिस्तानी को जरूर लिख दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद खुले शांति, स्थिरता और समृद्धि के द्वार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया है बयान। आपको बता दें आज की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अपने फैसले का केंद्र सरकार ने बचाव किया। मामले में अदालत ने सरकार से अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना कितना वहां के लिए जरूरी था। कोर्ट में कहा गया है कि इस निर्णय का असर दिखना शुरू हो गया। राज्य में लोग अब शांति, समृद्धि और स्थिरता के बीच रहने के आदी हो रहे हैं। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि केंद्र का धारा 370 हटाने का फैसला बहुत सही फैसला था, उसका असर शुरू हो चुका है। केंद्र ने अदालत में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां नेपाली विदेश मंत्री ने दी भारत से अच्छे संबंधों की दुहाई, लेकिन चीन का जिक्र नहीं छोड़ा। BRI पर कह दी ये बात। बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की बात कही है, लेकिन पड़ोसी देश भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करते करते चीन को भी बीच में लेकर आ गए। उन्होंने भारत के बराबर चाइना को रखते हुए कह दिया कि नेपाल को भारत और चाइना दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाने की आवश्यकता है। कभी भारत को सर्वोपरि मानने वाला नेपाल अब चाइना का जिक्र भी जोर शोर से करने लगा है। चीन से अच्छे संबंधों की बात करना ठीक है, लेकिन अपने वक्तव्य में चीन को भी भारत की तरह पारंपरिक मित्र बता डाला, जबकि भारत और नेपाल के संबंध बेहद प्राचीन है। दोस्तों आखिर इन नेपाली नेताओं को हो गया है। नेपाल के विदेश मंत्री NP सौद ने भारत और चीन के साथ अपने देश के संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता को बताते हुए सोमवार को कहा कि पड़ोसियों से संबंधों की तुलना किसी और से नहीं की जानी चाहिए। सऊद ने प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में कहा कि हमारे दोनों पड़ोसी उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं और उनका प्रभाव बढ़ रहा है। दोस्तों जिस प्रकार से नेपाल और भारत का संबंध आपस में रोटी बेटी का है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना घनिष्ठ संबंध होने के बाद, इतने प्राचीन संबंध होने के बाद भी नेपाली लोग और नेपाली नेता चाइना को बीच में कैसे ला सकते हैं भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच? दोस्तों यही चीजें दिखाती हैं कि कैसे चाइना अपना जादू नेपाल पर चलाने की कोशिश कर रहा है और नेपाली इसमें फंसते भी जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या सजेशन, क्या राय देना चाहेंगे नेपालियों को? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां वैगनर जैसे भाड़े के लड़ाकों का क्या सच में इस्तेमाल करेगा ड्रैगन? ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन में मिलेगी बड़ी भूमिका। बता दें, रशिया के सेना के खिलाफ येवगेनी प्रिगोजिन की भाड़े के सैनिकों की कंपनी वैगनर ग्रुप की हालिया बगावत ने दुनिया भर में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को सकते में डाल दिया। इसी विद्रोह के पीछे प्रिगोजिन के मंसूबों पर अभी भी बहस चल रही है। इससे रशिया, चाइना और कई दूसरे देशों में निजी सैनिकों कंपनियों के उपयोग पर नए सिरे से बहस चल रही है। रशिया की तरह ही चीन भी दुनिया भर में अपने नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा फर्मों का उपयोग कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की ये रक्षा कंपनियां अदन की खाड़ी में माल वाहक जहाजों पर समुद्री डकैती का मुकाबला करने, केन्या में रेलवे बुनियादी ढांचे और श्रीलंका में ईंधन डिपो की सुरक्षा करने जैसे कई कामों में लगी है। ये कंपनियां आमतौर पर हथियारबंद सुरक्षा, जोखिम के आकलन और ट्रेनिंग सहित कई तरह की सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराती हैं। चीन की बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने बीजिंग की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीनी इंडस्ट्री ने कई विकासशील देशों में बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। बंदरगाहों,
रेलवे और बांधों सहित इन उद्योगों ने जोखिम से भरी विदेशी जगहों पर लाखों चीनी नागरिकों को रोजगार दिया है। इसको लेकर कुछ चिंताएं हैं कि चाइना भविष्य में निजी सैन्य कंपनियों का अधिक उपयोग करना शुरू कर सकता है। 2017 में चीन ने एक कानून पास किया जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना और मानवीय सहायता मिशनों में निजी सैन्य कंपनियों के उपयोग की अनुमति देता है। ये कानून चाइना के लिए निजी सैन्य कंपनियों का अधिक मुखर तरीकों से उपयोग करने का रास्ता खोल सकता है। विवादित इलाकों में अपने हितों की रक्षा करना या हथियार बंद टकरावों में चाइना इनको अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए उपयोग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, जहां रशिया से तेल खरीद पर अब भारत को नहीं हो रहा बहुत ज्यादा फायदा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है दोस्तों, आपको बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया, क्योंकि रशिया ने उसे रियायती दरों पर तेल बेचा। भारतीय रिफाइनरियों को भी रियायती रूसी तेल से बड़ा लाभ हुआ, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। रूस भारत को सस्ता तेल तो दे रहा है, लेकिन उस तेल की शिपिंग दरें सामान्य से दुगना अधिक चार्ज कर रही है। इस कारण भारत की रिफाइनरियों को रूसी तेल से मिलने वाला लाभ काफी कम हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया है कि तेल की शिपिंग के लिए रूसी संस्थाएं जितना चार्ज कर रही हैं, वो अपारदर्शी और सामान्य से काफी अधिक है। मामले के जानकार 3 सूत्रों ने बताया कि रशिया भारत की रिफाइनरियों को अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप $60 प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल बेचता है, लेकिन बाल्टिक और काला सागर से पश्चिमी तट तक डिलीवरी के लिए $11 से $19 प्रति बैरल तक के बीच चार्ज करता है, जो सामान्य दर से दुगना है। दोस्तों आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल पर छूट में कमी इसलिए आई है क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी सरकारी तेल रिफाइनरी और प्राइवेट रिफाइनरियां, रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी लिमिटेड रशिया के साथ तेल को लेकर अलग अलग बातचीत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहाँ क्या स्वीडन की नाटो सदस्यता को हरी झंडी दिखाएगा तुर्की। सम्मेलन से पहले एर्दोगन ने रख दी बड़ी शर्त। जी हाँ, स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने सोमवार को उम्मीद जताई है कि तुर्की स्वीडन के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य बनने को लेकर अपनी आपत्तियों को वापस ले लेगा। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि स्वीडन नाटो का सदस्य बनेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि ऐसा कब होगा। नाटो के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के बीच विलिनियम में मुलाकात होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां दुश्मनों के घर में घुसकर वार करेगा कानपुर IIT का सुसाइड ड्रोन, 6 किलो विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम। जी हां, अब IIT कानपुर ने ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह कर देगा। ये ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम होगा। इस दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 40 मिनट का समय लगेगा। इस ड्रोन को IIT के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सडरेला ने विकसित किया है। अगले 6 महीने में प्रशिक्षण के बाद ड्रोन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सब में बड़ी बात की मेड इन इंडिया होगा ये ड्रोन, जो भारत के लिए और हर भारतीय के लिए बड़े ही गर्व की बात है। ऐसे में दोस्तों IIT कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सडरेला को थैंक यू आप लोग जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ चाइना के लिए रोड़ा बन गए थे इमरान खान। ड्रैगन को पहुंचाया $60 अरब का नुकसान, शहबाज सरकार के मंत्री का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने सबसे बड़ा दावा किया है कि चाइना ने 2018 के आम चुनावों से पहले पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार को किसी भी तरह के नए प्रयोग के खिलाफ चेतावनी दी थी। मंत्री ने शनिवार की रात एक निजी समाचार चैनल जियो टीवी के एक कार्यक्रम के दौरान ये दावा किया। कार्यक्रम के दौरान इकबाल ने $60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाले चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPC को नुकसान पहुंचाने को लेकर इमरान खान की तत्कालीन पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ नीति सरकार पर निशाना साधा। जी हां, जियो टीवी ने पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के नेता के हवाले से कहा कि चीन ने कूटनीतिक तरीके से तत्कालीन सरकार को किसी भी नए प्रयोग से बचने के लिए एक संदेश देने की कोशिश की थी, क्योंकि नए प्रयोग से CPC को नुकसान पहुंचता है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने पर RJD MLC पर भड़के नीतीश कुमार, तेजस्वी को करना पड़ गया बीच में बचाव। जी हां, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन ही विधानसभा में बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग के साथ महागठबंधन सरकार को घेरा, तो वहीं महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। बैठक में नीतीश कुमार RJD MLC सुनील सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचाने पर भड़क गए। सूत्रों के
के मुताबिक नीतीश के आरोपों पर सुनील सिंह भड़क गए और उठकर जवाब देने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ गया। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां पर सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर क्यों उठाए सवाल, कहा विधायकों के फोन टैप करा रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू आरजेडी के बीच विवाद की खबरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के बीच तीखी बहस से साफ है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं है। उन्होंने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार फोन टैपिंग कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि फोन किसके संपर्क में है और किससे किससे क्या बात हुई, ये सब अगर मुख्यमंत्री को पता है तो ऐसे में लगता है कि विधायकों के फोन टैप कराए जा रहे हैं और खुफिया विभाग के जरिए सब पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने के 11 महीने बाद भी आरजेडी को नीतीश कुमार मंजूर है। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के लोग लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर और जेडीयू के लोग भाजपा के वोट और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं। सरकार बनाने वाले दोनों प्रमुख दलों में कोई भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता है, लेकिन नीतीश फिर भी चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के सीएम हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल वास्तव में अगर आपको भी लगता है कि सुशील मोदी वाले बात को नोट करना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारी बारिश से उत्तर भारत बेहाल, हिमाचल में सबसे अधिक तबाही, पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, हालात का लिया जायजा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों से भारत के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों से बात की और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के मद्देनजर पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की कुशल श्रेम सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में रविवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ व जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में हो रही बारिश को लेकर दिक्कतों पर केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा इतनी बारिश झेल नहीं सकती है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में बारिश से हाल बेहाल है दोस्तों। सड़कें ऐसी झील बनी पड़ी है, नहर बनी पड़ी है, लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ी नदी बन चुकी है दिल्ली। गाड़ियां दोस्तों पूरी की पूरी डूब चुकी है दिल्ली की बारिश में। अब ऐसे में केजरीवाल का जो बयान आया है, दिल्ली को सुधारने के बजाय उल्टा उनका बयान ऐसा आया है दोस्तों, देखकर और सुनकर सब चौंक रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सिस्टम को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि इतनी बारिश को वो झेल पाएगी और इसी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सीएम केजरीवाल का बयान है, वो भी दिल्ली को लेकर। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, जहां दिल्ली में बारिश के चलते 5वीं तक के सभी सरकारी स्कूल आज भी रहेंगे बंद। प्राइवेट और क्लास 6 के बाद के लिए नई गाइडलाइन वो ये है, आपको बता दें। दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय ने 11 जुलाई को दिल्ली के सभी स्कूलों के बंद रखने का फैसला लिया है। इसमें सभी एमसीजी स्कूल, एमसीडी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए मेयर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट करके स्कूलों को 11 जुलाई को बंद रखने का आदेश जारी किया है। छुट्टी को लेकर जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मौसम विभाग ने 11 जुलाई को भी माध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसमें सभी सरकारी स्कूल और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। आदेश में 6वीं क्लास और इससे ऊपर के स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों को शासन का यह आदेश मानना ही होगा। बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये था कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक